हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम रेटिनल डिटैचमेंट के बारे में जानेंगे। फर्स्ट सी द इंट्रोडक्शन ऑफ रेटिना। द रेटिना इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आई। इट इज़ composed ऑफ नर्व टिश्यूज़। जो क्या होते हैं, रेटिना होते हैं, ये इनर मोस्ट लेयर होते हैं, ये इनर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। और ये किससे कंपोज्ड होते हैं? नर्व टिश्यू से। ये नर्व टिश्यू से बनते हैं। द ऑप्टिकल सिस्टम ऑफ द आईज फोकसेस लाइट ऑन द रेटिना मच लाइक अ लाइट इज फोकस्ड ऑन द फिल्म इन अ कैमरा। जो ये ऑप्टिकल नर्व होते हैं, इसमें क्या होता है कि जब हम यहाँ से जब लाइट पड़ता है, ठीक है, तो ये क्या करता है कि एक फिल्म की तरह, कैमरे की तरह क्या होता है कि इमेज बनाता है जिसे हम देख सकते हैं। और ये ऑप्टिकल नर्व के थ्रू क्या होता है कि यहाँ से जो भी इम्पल्सेस होते हैं ये हमारे ब्रेन तक जाते हैं और इसकी वजह से क्या होता है कि हमें इमेज शो होता है। Now see the layers of the retina. The retina is composed of 10 layers. जो रेटिना होते हैं वो किससे composed होते हैं? 10 layers से composed होते हैं। फर्स्ट है पिगमेंट एपिथेलियम, फोटो रिसेप्टर, बिस्लरी लेयर, आउटर एंड इनर सेगमेंट फोटो रिसेप्टर। इसमें क्या होता है कि ये फोटो रिसेप्टर करते हैं, ठीक है, फोटो को परसीव करते हैं। एक्सटर्नल एंड आउटर लिमिटिंग मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर, आउटर प्लेक्सीफॉर्म, इनर न्यूक्लियर, इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, इनर प्लेक्सीफॉर्म, गैंग्लियन सेल लेयर, नर्व फाइबर लेयर। जब हमारे आइज़ में लाइट पड़ती है तो ये क्या होते हैं कि जो रेटिना होती है, ये रेटिना में ना पड़ के ये रेटिना को क्रॉस करते हुए आगे की ओर बढ़ के उसमें जब लाइट पड़ती है तो क्या कॉज होता है? हाइपर ओपिया कॉज होता है, मतलब दूरदृष्टि दोष कॉज होता है। और जब यही लाइट रेटिना में ना पड़ के उससे पहले पड़ के वो वापस चले जाती है तो इससे क्या होता है? मायोपिया होता है, मतलब निकट दृष्टि दोष होता है। Now see the definition of retinal detachment. Retinal detachment refer to the separation of the RPE, retinal pigment epithelial layer फ्रॉम दी सेंसरी लेयर। जो क्या होता है कि जब रेटिना में रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियल लेयर सेंसरी लेयर से डिटैच हो जाता है इस तरीके से, तो इसकी वजह से क्या कॉज होता है? रेटिनल डिटैचमेंट कॉज होता है, क्योंकि ये जो अटैचमेंट होता है इन दोनों का, तो ये क्या होता है कि ये डिटैच हो जाता है, जिसकी वजह से रेटिनल डिटैचमेंट कॉज होता है। ये कोई भी जैसे फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया या फिर टीयर्स हो गए, इसकी वजह से क्या होता है कि रेटिनल डिटैचमेंट कॉज होता है। यहाँ आप देख सकते हैं इस तरीके से इमेज में। Now see the types of retinal detachment. तो फर्स्ट है रिमेटोजीनस रीनल डिटैचमेंट, ट्रैक्शन रेटिनल डिटैचमेंट, एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट और कंबाइंड रिमेटोजीनस ट्रैक्शन एंड एक्सुडेटिव। रिमेटोजीनस रेटिनल डिटैचमेंट। जो रिमेटोजीनस रेटिनल डिटैचमेंट होता है, इट ऑकर ड्यू टू अ ब्रेक ऑफ रेटिना कॉल्ड अ रेटिनल टीयर। इसमें क्या होता है कि जो हमारे रेटिना होते हैं ये हमारे जो आइज़ को बैक एरिया को कवर करके रखते हैं, और जब कुछ इस तरीके से ये क्या होते हैं कि डिटैच हो जाते हैं, टीयर्स हो जाते हैं या ब्रेक हो जाते हैं, तो इसकी वजह से रिमेटोजीनस रेटिनल डिटैचमेंट कॉज होता है। इसमें होल्स हो जाते हैं, होल्स की वजह से या टीयर्स या डायलिसिस की वजह से क्या होता है कि ये डिटैच हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। इस तरीके से इसमें होल बनता है हमारे रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियल लेयर में, और इसकी वजह से क्या होता है? टीयर्स कॉज होता है और जो एरिया होता है वो डिटैच हो जाता है। नेक्स्ट है एक्सुडेटिव सीरियस और सेकेंडरी रेटिनल डिटैचमेंट। इसे एक्सुडेटिव या सीरियस डिटैचमेंट भी बोलते हैं या सेकेंडरी रेटिनल डिटैचमेंट भी बोलते हैं। इट ऑकर ड्यू टू इन्फ्लामेशन, इंजुरी और वेस्कुलर एबनॉर्मलिटीज़। ये क्या होता है कि कोई भी इंजुरी हुआ या किसी भी तरीके का आइज़ में इन्फ्लामेशन है, इसकी वजह से क्या होता है कि ये एबनॉर्मलिटीज़ क्रिएट की वजह से क्या होता है कि जो
हमारे रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियल लेयर और सेंसियली लेयर के बीच में क्या होता है, इस तरीके का क्या होता है कि फ्लूइड का ऑक्यूमुलेशन हो जाता है या होल्स हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि ये एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट कॉज होता है। ट्रैक्शन रेटिनल डिटैचमेंट, इट occur when the fibrous or fibrovascular tissues pull the sensory retina from the retinal pigment epithelium। इसमें क्या होता है कि जो फाइब्रोस वस्कुलर टिश्यूज होते हैं ये हमारे सेंसरी लेयर को क्या करते हैं कि अप और साइड क्या करते हैं, पुल करते हैं। और पुल मतलब उसमें प्रेशर डालते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होता है कि जो रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियल लेयर से डिटैच हो जाता है और इसकी वजह से ट्रैक्शन रेटिनल डिटैचमेंट कॉज होता है, क्योंकि इसमें ट्रैक्शन कॉज होता है क्योंकि ये पुल करने लगता है सेंसरी लेयर को। और जो कंबाइन होते हैं उसमें ट्रैक्शन, एक्सुडेटिव और रिमेटोजिनस तीनों देखने को मिलते हैं। नाउ सी दी रिस्क फैक्टर, किस किस वजह से क्या होता है रेटिनल डिटैचमेंट कॉज हो सकता है। तो फर्स्ट है सीवियर मायोपिया। सीवियर मायोपिया के कंडीशन में कॉज होगा रेटिनल टीयर। जो रेटिनल में क्या होगा, टीयर अगर है तो इसकी वजह से भी कॉज होगा। फैमिली हिस्ट्री, अगर फैमिली में ये हेरिडिटरी डिसऑर्डर भी हो सकता है, अगर फैमिली में किसी पर्सन को है तो उसको भी हो सकता है। अदर्स आई डिसीज और डिसऑर्डर सच एज रेनिटाइसिस, यूवीआइटिस, डीजनरेटिव मायोपिया और लैटिक डीजनरेशन, इसमें ये सब आई डिसऑर्डर्स होते हैं, इनकी वजह से रेटिनल डिटैचमेंट कॉज हो सकता है। आइज इंजुरीज हो गया, ट्यूमर्स हो गया, सिस्टेमिक डिसीज़ सच एस डायबिटीज़ और सिकल सेल डिसीज़ हो गया। जो ये डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उसमें जो नर्व फाइबर टिश्यूज़ होते हैं वो बहुत ही स्लो कंपोज्ड होते हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि रेटिनल डिटैचमेंट कॉज हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम कैटरेक्ट सर्जरी, एक कैटरेक्ट सर्जरी होती है उसकी वजह से भी क्या होता है कि कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो सकता है। नाउ सी दी पैथोफिजियोलॉजी, इसमें क्या होता है कि एजिंग या आई ट्रॉमा की वजह से क्या होता है, कॉज होता है। एजिंग मतलब जो भी पर्सन जो ओल्ड एज पीपल्स होते हैं उनका मसल्स वेस्ट होता है और मसल्स वेस्टेज की वजह से, मसल वीकनेस की वजह से क्या होता है रेटिनल टीयर एंड पुल्स रेटिना, जो क्या होता है कि एक्सुडेटिव या ट्रैक्शन रेटिना कॉज होता है। इसकी वजह से ब्रेक रेटिना या लिक्विड मतलब जो रेटिना होता है वो ब्रेक होने लगता है, या उसमें लिक्विड विट्रस जो हमारे जो आईज होते हैं वो एनी टाइम वेट होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ताकि कोई भी ट्रॉमा या इन्फ्लामेशन कॉज ना हो। लेकिन जब भी ये विट्रस फ्लूइड क्या होता है कि जो हमारे आईज के जो हमारे रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियल लेयर और सेंसरी लेयर के बीच में क्या होता है कि ये जब चले जाता है तो ये फ्लूइड ऑक्यूमुलेशन होता है और जिसकी वजह से क्या होता है कि एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट कॉज होता है। नाउ सी दी साइन एंड सिम्टम्स, क्या क्या इसमें साइन एंड सिम्टम्स शो होंगे। तो वार्निंग साइन क्या क्या है, फ्लैशेस ऑफ लाइट, जो लाइट अगर आंखों में पड़ेगी तो वो बार बार एकदम चमकने जैसा होगा, फ्लैश होगा, फोटोपोसिया होगा, ठीक है। अ सडन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फ्लोटर्स, क्या होगा कि जो हमारे आईज होंगे उसके जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। ब्लड विजन, क्या होगा जो सामने वाला इंसान हम कुछ भी सीन करने में उसको दिक्कत आएगी और ब्लर ब्लर दिखाई देगा। सीइंग अ शैडो और अ सर्टन डिसेंडिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द आई और अक्रॉस, जो क्या होगा कि इसमें हमें कुछ भी चीज़ क्या होगा, शैडो मतलब जो वाइट एकदम वाइट एरिया में क्या होगा ब्लैक 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 डॉट्स दिखाई देने लगेंगे शैडो टाइप से। हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा, हम जो पेशेंट होंगे उनका हिस्ट्री लेंगे, प्रेजेंट पास्ट मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री लेंगे, ओके। और इस तरीके से क्या होगा कि हम पता लगा सकते हैं उसका अगर हेरिडिटरी डिसऑर्डर है तो उसके फैमिली मेम्बर्स के बारे में कंसल्ट करेंगे कि उसके फैमिली में किसी को कोई पहले आइज डिसऑर्डर तो नहीं था। इस तरीके से हम पूछेंगे, उनका हिस्ट्री लेंगे। प्रीवियस ऑफ्थेल्मोलॉजिक सर्जरी,
जो ऑफ्थेल्मोलॉजिक सर्जरी होती है, इसमें क्या होता है कि ऑक्यूलर सर्जरी, अगर ऑक्यूलर सर्जरी प्रीवियस ऑक्यूलर सर्जरी हुई है तो वो हम पता लगाएंगे। प्रीवियस आई कंडीशन लाइक अ वीवाइटिस या विट्रस हैमरेज, अगर प्रीवियस में कोई पास्ट में कोई वीवाइटिस या विट्रस हैमरेज कॉज हुआ था कभी, तो वो हम चेक करेंगे। ड्यूरेशन ऑफ विजुअल सिम्टम्स एंड विजुअल लॉस, हम जो ड्यूरेशन ऑफ विजुअल सिम्टम्स, जो उसके सिम्टम्स है वो कितने टाइम तक शो होते हैं या बार बार मतलब कभी अच्छे से दिखता है कभी अच्छे से नहीं दिखता है, तो वो सब हम चेक करेंगे। चेक ऑफ विजुअल एक्यूटी, इसमें क्या होता है कि हम पेशेंट को कुछ जैसे कि मतलब उसमें विजुअल कराएंगे, कुछ भी चीज़ दिखाएंगे और उसको क्या होगा कि उसको पता लगाना रहेगा कि ये कौन सा कलर्स है या नंबर्स है। अगर वो रेड की जगह ब्लू या ब्लू की जगह ग्रीन इस तरीके से बता रहा है तो इसका मतलब उसको आई डिसऑर्डर है। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन और साइन ऑफ ट्रॉमा एंड चेक ऑफ द विजुअल फील्ड, क्या होगा कि हम एक्सटर्नल एग्जामिनेशन करेंगे, उनको सीन करेंगे टच करके कि किसी तरीके का ट्रॉमा प्रेजेंट तो नहीं है आई के अंदर। असेसमेंट ऑफ प्यूपिल रिएक्शन, जो प्यूपिल्स का रिएक्शन है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है हम वो चेक करेंगे। मेजरमेंट ऑफ इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इन बोथ आइज, हम जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर होता है आइज का वो चेक करेंगे। स्लाइट लैम्प एग्जामिनेशन, हम इसमें पेशेंट को ABCD या जो टेबल्स होते हैं वो शो कराएंगे और उनके नंबरिंग जो होते हैं वो पेशेंट को पढ़ने के लिए बोलेंगे। अगर वो गलत पढ़ता है इसका मतलब उसको आई डिसऑर्डर है। एग्जामिनेशन ऑफ द विट्रस फ्रॉम साइन ऑफ पिगमेंट और टैबाको डस्ट, हम उसको एग्जामिन करेंगे आइस को कि उसका विट्रस फ्लूइड जो है वो सही है या नहीं है, और जो टोबैको डस्ट मतलब किसी तरीके का कोई धुआं या डस्ट की वजह से आइस में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है तो वो हम चेक करेंगे। नाउ सी द मेडिकल मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, माइड्रियाटिक और साइक्लोफेलिक ड्रग प्रोवाइड करेंगे। फोटोकोagulation ऑफ रेटिनल ब्रेक, अगर जो रेटिनल है वो ब्रेक हो गया है उसमें टीयर्स प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे, फोटोकोagulation ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। एक लेज़र ट्रीटमेंट होता है जिसमें अगर कोई भी ब्लड वेसल्स क्या हो रहा है कि अगर लीकिंग प्रॉब्लम है वो लीक हो रहा है तो उसको ट्रीट करते हैं, या जो भी एबनॉर्मल टिश्यूज़ है उसको क्या करते हैं लेज़र के थ्रू डिस्ट्रॉय करते हैं। क्रायोपैक्सी, ये एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है ओके और इसमें क्या होता है, क्रायोपैथी फ्रीजिंग इज अ यूज्ड वॉल ऑफ ए स्मॉल एरिया ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट। क्रायोथेरेपी में क्या करते हैं कि इसमें फ्रीज करते हैं, जो होल्स हो रहे थे हमारे रिमेटोजिनस रेटिनल डिटैचमेंट में कि होल हो गया था तो उसको नाइट्रस ऑक्साइड से क्या करते हैं कि उस एरिया को फ्रीज कर देते हैं। और फ्रीज करने के बाद क्या होता है कि जो भी फ्लूइड पास हो रहा था, हमारे जो विट्रस फ्लूइड थे वो होल्स के थ्रू पास हो रहे थे जिसकी वजह से फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो रहा था, तो फ्रीज करने के बाद जो वहाँ के वेसल्स होते हैं, फाइब्रस टिश्यूज होते हैं, वो क्या होते हैं कि फ्रीज हो जाते हैं, वो एकदम स्ट्रॉन्ग फॉर्म में क्रिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ से जो फ्लूइड है वो पास नहीं हो पाता है, तो हम क्रायोथेरेपी प्रोसीजर कर सकते हैं। नाउ सी दी लेज़र फोटोकोagulation, हम लेज़र फोटोकोagulation में क्या होता है कि ये सर्जन के थ्रू किया जाता है। इसमें क्या होता है कि रेटिना टू टर्न ऑफ द डिटैचमेंट, इसमें जो एरिया क्या होता है फट जाता है तो उसको, या फिर कोई भी एबनॉर्मल टिश्यूज क्रिएट है या टीयर्स है या फिर जो भी फ्लूइड ऑक्यूमुलेशन हो गया है, तो जो फ्लूइड ऑक्यूमुलेशन हो गया है उसको हम ये क्या डायलिसिस के थ्रू बाहर करते हैं और लेज़र के थ्रू जो भी एबनॉर्मल टिश्यू क्रिएट हो रहा है उसको क्या करते हैं बर्न करते हैं, और जो स्कार टिश्यूज का जो भी फॉर्मेशन होता है उसको या फिर टीयर्स का उसको बर्न करते हैं, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करते हैं। ये फ्रीज करने के बाद का प्रोसीजर होता है।
नाउ सी दी स्क्लेरल बक्कल सर्जरी। स्क्लेरल बक्कल सर्जरी में क्या होता है कि पहले जो सर्जन्स यूज सिलिकॉन बैंड टू द स्क्लेरल द वाइट आउटर कोट ऑफ द आई बेल। ये क्या करते हैं कि जो भी पहले तो हम फ्रीज करेंगे उस एरिया को, फ्रीज करने के बाद क्या होता है कि जो हमारे रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियल लेयर होते हैं और सेंसरी लेयर क्या होते हैं, इसमें हम क्या कि जो सिलिकॉन्स बैंड्स लगाते हैं, बकल्स लगाते हैं, और बकल्स के बाद जो भी अगर लिक्विड फॉर्मेशन है, लिक्विड वहाँ पे एक्यूमुलेशन है तो ड्रेन आउट करते हैं और इस तरीके से स्क्लेरल बकल सर्जरी प्रोवाइड किया जाता है। ये क्रायोथेरेपी फ्रीजिंग प्रोसीजर के बाद तो इसको अप्लाई करते हैं सीरियस आई डिसऑर्डर या सीरियस रेटिनल डिटैचमेंट के कंडीशन में। नाउ सी दी स्क्लेरल बकल सर्जरी के टाइप्स। तो स्क्लेरल बकल सर्जरी के 3 टाइप्स होते हैं, रेडियल स्क्लेरल बकल्स, क्रीम्फ रेटिनल स्क्लेरल बकल और इनक्रिकलिंग बकल सर्जरी। नाउ सी दी न्यूमेटिक रेटिनोपैक्सी। जो न्यूमेटिक में क्या होता है कि जनरली अंडर लोकल एनेस्थीसिया, ये क्या होता है कि लोकल एनेस्थीसिया में इसको परफॉर्म किया जाता है। इसमें जो हमारे आईज होते हैं उसमें गैस बबल्स डाला जाता है। इसमें जो गैस बबल्स के नेम है SF6 और S3F8 गैस को क्या करते हैं कि इंजेक्ट करते हैं, और इंजेक्ट करने के बाद क्या होता है कि जब कोई भी जो भी हमारे जो विट्रस फ्लूइड है वो हमारे जो रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियल लेयर और सेंसियली लेयर के बीच में चले जा रहा था, तो ये उसको क्या करता है पूरी तरीके से सील कर देता है, और सील करने की वजह से क्या होता है कि जो भी लिक्विड है वो बाहर नहीं जाते हैं और वो सब रेटिनल स्पेस में ही रहते हैं। नाउ सी दी विट्रेक्टोमी। हम विट्रेक्टोमी सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं। इसमें क्या होता है कि टीनी इंसिजन इन दी स्क्लेरा, जो आइस के स्क्लेरा होते हैं उसमें क्या होता है टीनी इंसिजन करते हैं, और इंसिजन करने के बाद जो विट्रस फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा था सिंसियरी और आरपी में, तो उसको क्या करते हैं रिमूव आउट करते हैं, और रिमूव आउट करने के बाद उसमें जो गैस बबल्स होते हैं उसको इंक्लूड करते हैं ताकि वो वापस से सब रेटिनल स्पेस से सेंसियरी लेयर और आरपीई के बीच में ना जा सके। इस तरीके से उसको ब्लॉक करके विट्रेक्टोमी प्रोसीजर करते हैं। नाउ सी दी कॉम्प्लिकेशंस आफ्टर सर्जरी। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं सर्जरी के बाद? तो डिस्कम्फर्ट होगा, ऑब्वियसली डिस्कम्फर्ट होगा, वाटरिंग आएगा, हमारे आइस में वाटर आएगा, रेडनेस ऑफ द आइस, जो हमारे आइस के स्क्लेरा है, कंजक्टाइवा है, वहाँ पे क्या होगा रेडनेस होगा, स्वेलिंग ऑफ द आइस में क्या होगा स्वेलिंग होगा, आइस के अपर लेयर में, इनर लेयर में ईचिंगनेस होगा, ब्लड विजन, समटाइम्स क्या होगा कि हमें ब्लड विजन शो करेगा। पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट। हम पोस्ट ऑपरेटिव ऑपरेशन के बाद हम क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं? मॉनिटर स्टेटस ऑफ द आइस ड्रेसिंग फ्लोइंग सर्जरी। जो भी आइस की ड्रेसिंग है वो सही है या नहीं है, वो हम उसका, और जो भी पेशेंट का कंडीशन है, ईचिंगनेस, कोई प्रॉब्लम, कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है, हम वो चेक करेंगे। असेस ड्रेसिंग फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ ब्लीडिंग और ड्रेनेज। जो उसके ड्रेसिंग से, जब हम ड्रेसिंग को रिमूव आउट करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि किसी तरीके का ब्लीडिंग या कोई ड्रेनेज, कोई फ्लूइड का ड्रेनेज तो नहीं है। मेंटेन द आई पैच ऑफ द आई स्लाइड इन अ प्लेस। द आई पैच ऑफ स्लाइड हेल्प प्रिवेंट इनएडवर्टेंट इंजरी टू द आइस ऑपरेटिव साइट। इसमें किसी भी तरीके का आइस पैचेस या आइस स्लाइड इन द प्लेस, जो आइस में क्या होता है कि पस का कलेक्शन होता है वो प्रेजेंट है या नहीं है, वो हम चेक करेंगे। प्लेस द क्लाइंट इन सेमी फ्लोर पोजीशन। जो पेशेंट होते हैं उनको हम सेमी फ्लोर पोजीशन प्रोवाइड करते हैं ताकि जो उनका इंट्राऑक्यूलर प्रेशर है हमारे जो भी पेशेंट का, वो क्या हो कि रिड्यूस हो और आइस को क्या करे कि अफेक्ट ना करे।
assess the client and medicate or assist to avoid vomiting, coughing, sneezing और straining। हम पेशेंट को असिस्ट करेंगे कि उनको किसी तरीके का वॉमिटिंग या कफिंग या स्नीजिंग कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर है तो उसको मेडिकेशन के थ्रू अकॉर्डिंग टू डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड उसको ट्रीट करेंगे। दिस एक्टिविटीज़ इंक्रीज इंट्राओक्यूलर प्रेशर, क्योंकि जो भी वॉमिटिंग या कफिंग होता है इसकी वजह से जो हमारा इंट्राओक्यूलर प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है और इससे आइस में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इस तरीके से हम जो रेटिनल डिटैचमेंट जो भी डिसऑर्डर है उसको क्या करते हैं, ट्रीट कर सकते हैं।